गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था केवीएस के बारे में। और केवीएस के हमने 4 इंटरव्यू के जो है रिगार्डिंग 4 वीडियो डाल चुके हैं हम आपके। अब इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और एक एग्जामिनर जो होता है, जो हम लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है, वो किस चीज को वॉच करता है, ये सारी बातें मैंने आपको XYZ बता दी है। अब ये वीडियो मैंने इसलिए खास तौर पर बनाया क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट में ये देखा कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर पीआरटी लेवल पर या टीजीटी लेवल पर या किसी भी लेवल पर, जैसे हम पीजीटी लेवल को भी बात करते हैं, तो किस तरीके से पढ़ाया जाता है, एक वो वीडियो बताइए। पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, वो चीजों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो हमारी सबसे बड़ी क्या कमी रहती है एज ए टीचर। जो किताब में गिने चुने एग्जाम्पल्स हमें दे रखे होते हैं, हम उन्हीं एग्जाम्पल को बार बार हम हर साल बच्चों को वही घूरते रहते हैं। तो ये क्या दिक्कत होती है हमारे ना, एक तरीके से जो पढ़ाई में अपडेट है, जो पढ़ाने में अपडेट है, वो नहीं हो पाती। सबसे पहले अगर हमें कोई काम करना है तो हमें ये काम करना है कि हर एक चीज को, हर एक डिफाइन को, उस डिफाइन के एग्जाम्पल को बच्चों की मेमोरी के साथ जोड़ना होगा। हमें बच्चों की डेली लाइफ के साथ जोड़ना होगा। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बच्चा डेली लाइफ में करता है, और उसी एग्जाम्पलों को जो है हम किताबी भाषा में समझा सकते होंगे। पहली बात। अब बात क्या आती है कि जब हम वहां पे एग्जामिनर के सामने बैठेंगे तो एग्जामिनर हमारे सब्जेक्टेड से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के सिलसिले में चलते हैं आज हम। अब मैथ में उसने बच्चे से, मतलब जो है एग्जामिनर ने हमसे पूछना स्टार्ट करा, तो सबसे पहले वो क्या पूछ सकता है? देखो, पहली चीज जो पूछेगा, आपको ये ध्यान रखनी है, वो पूछेगा डिफाइन। देखिए, हर एक चीज की डिफाइन आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब केवल डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन के साथ में उन चीजों को समझाना भी बहुत जरूरी है। अभी आपने डिफाइन पूछ लिया, उसने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल आप टीजीटी लेवल पे पढ़ा रहे थे या पीजीटी लेवल पे पढ़ा रहे थे, आप पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहे थे, किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे थे, पढ़ाने की कला तो सबकी एक सी ही होगी। अब पढ़ाने की कला एक सी होगी, तो उसने कह दिया फ्रैक्शन के बारे में समझाइए आप हमें। तो फ्रैक्शन के बारे में अगर समझा रहे हैं, आपने फ्रैक्शन के बारे में समझाना स्टार्ट करा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, लीजिए फ्रैक्शन है, आपने कोई भी 2 फ्रैक्शन लिख दिए, ठीक, उससे जो है डिफाइन वगैरह बताना स्टार्ट कर दिया, फ्रैक्शन के बारे में बताना स्टार्ट करिए। 2/5 लिखा मैंने, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 3/7 लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसी फ्रैक्शन को ना वो बहुत सारी तरीके से पूछ सकता है कि आप बताइए कि इसमें से अगर मैं पूछ लूं कि कौन सा लार्जर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप लार्जर बताने के लिए अगर एक ही तरीका बताने लगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि शायद चीजों को रट रखा है इन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं है इसे खुद ही बेस क्लियर ना हो। तो अब मैंने इसे ग्रेटर देन बताना, तो ग्रेटर देन बताने के लिए आप उससे क्या कहोगे कि जैसे कि सर सबसे पहला पॉइंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 को जो है आप, जैसे 5 से 2 को डिवाइड करा आपने, पॉइंट में एक वैल्यू बन जाएगी, आपने डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये आ जाएगा आपका 0.4, ठीक। अगर 7 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 बचा, लगभग 7 3 जा के अप्रॉक्स करके मान सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, यहीं पर एक चीज मैं बता रहा हूं, शायद मे भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बाद में कमेंट में बताना जब ये वीडियो देखेंगे कि ये चीज आपको कितने को पता थी। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने जब 3 को डिवाइड करा 7 से, जैसे 7 से 3 को डिवाइड करा तो मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो आपका 30 हो गया। अब ये देखिए 7 4 जा 28 गया आपका, आपने 30 में से 28 लेस करा तो 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 20 हो गया। यहां तक सबको पता था। अब आप यहां देखिए 7 2 जा 14 गया, अब 20 में से 14 लेस करा तो आपने कितना रिमाइंडर बचा? 6 रिमाइंडर बचा। बट मैंने वहां पे आंसर जो लिखा वो 3 लिखा। वो क्यों लिखा 3 मैंने? उसका सही रीजन क्या है? अब आपसे एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछ ले ना उसका सही रीजन क्या है, तो मैं 100% कह सकता हूं 100 में से जो 100 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 5 लोगों को बहुत मुश्किल से पता होगा इस चीज के बारे में। और वो कमेंट करना आप रियल में कि आपको ये बात क्लियर थी या नहीं थी। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 कब बनता है, उसका क्या रूल है, रियल में क्या रूल है। जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करा आपने? 7 से, तो 7 का हाफ कितना होता है? 7 का हाफ होता है 3.5। अगर ये वैल्यू जो रिमाइंडर में बची है 3.5 से बड़ी है, तब तो ये वाली डिजिट को हम आगे बढ़ा देंगे, वरना ऐसी की ऐसी छोड़ देते। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा होता, 2 बचा होता, 1 बचा होता, तो आप क्या करते? 4 2 ही रहने दोगे। अब मैंने इसे 4 3 क्यों करूंगा? इस 2 की जगह मैंने 3 क्यों बोला? 3 बोलने का रीजन ये है कि ये जो 6 बचा है वो 7 के हाफ से ज्यादा है। अब बताइए, आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी? तो इस तरीके से आपको ये दिखाना है कि हम कितना जानते हैं। तो पहले पॉइंट से आपने फ्रैक्शन को यहाँ क्लियर करा। अब दूसरे पॉइंट से मैं कहूँ, अभी वो क्या देता? 2/5। हम समझ नहीं पाए, बच्चे ने, उसने कहा कि भाई मुझे तो डिवाइड आती नहीं है, मैं तो आपकी कैलकुलेशन समझ नहीं पा रहा। सबसे पहली बात तो जैसी आपने ये कैलकुलेशन बताई ना उसे, कि जो है जो हाफ से ज्यादा अगर रिमाइंडर बचता है तो हम ऐसी कंडीशन में जाके हम वहां पर जो क्वेश्चन पे जाके वैल्यू को बढ़ा देते हैं,
तो पहली वो एकदम सोचने लगेगा शायद इस चीज की से नॉलेज है बच्चे को, सामने जो मेरे सामने कैंडिडेट आया है। अभी आपने क्या करा, मैं आपसे एग्जांपल दूं आगे, अब वो कह देता भाई हमें बन लो बच्चों को डिवाइड करना आती ही नहीं है, तो अब कैसे समझाएंगे आप? बोले ठीक है साहब, डिवाइड नहीं आता, दूसरा तरीका देखिए, जैसे 2/5 लिखा है और यहाँ पे 3/7 लिखा है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 7 के ऊपर 2 में ही तो 7 2 जा 14 और 5 के 3 में ही तो 5 3 जा 15। बताइए 14 बड़ा है या 15 बड़ा है? बच्चा अपना बता देगा 15 बड़ा है। बोले ठीक है भाई, फ्रैक्शन यानी इधर वाला बड़ा हो गया, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं 2/5 इज लेस देन 3/7 की 2/5 जो है वो छोटा है 3/7 से। एग्जामिनर कहेगा बहुत बढ़िया, दूसरा तरीका भी आपने अच्छा बताया। बोले बच्चे को अगर मान लीजिए हम कॉपी पेन से नहीं समझाएं तो आप अगर ओरल समझाना चाहें तो किस प्रकार समझाएंगे? बोले ठीक है भाई, ये भी समझा सकते हैं। किस प्रकार समझाओगे? आप कहोगे कोई भी वैल्यू जो होती है वो पूरी 100% होती है अपनी। 100% का मतलब 100/100 इट्स मीन 1। वो कोई भी वैल्यू जो होगी वो 1 होती है। अब उसे कैसे करा हमने? जैसे 2/5 है, मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए बराबर बराबर। बोले कि ठीक है भाई, आपने 2 बॉक्सेस ले लिए। इसके हमने क्या करे, 5 हिस्से करे, 1 2 3 और ये होगा 4 और 1 5। इसमें से हमने क्या करा, 2 भाग में शेड कर दिया। ठीक है भाई, और इसके हमने क्या है 7 पार्ट करने पड़ेंगे हमें इसके। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 और उसमें से हमने कितने 3 पार्ट पे हमने कलर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये बताएंगे उसे कि यहां देखिए जब उसका एरिया देखोगे ये कम एरिया घेर रहा है, ये ज्यादा एरिया घेर रहा है। इस तरीके से बच्चे को समझा दोगे आप वहां पर कि जो एरिया ज्यादा घेर रहा होगा वो इसका मतलब जो है क्या होगा, वो बड़ा होगा, जो कम घेर रहा होगा वो छोटा होगा। इस तरीके से समझा सकते हैं। तो एग्जामिनर कहेगा कि बच्चों को समझाने के लिए इन्होंने बहुत सारे पैटर्न इस टीचर को पता है। तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है कि डिफाइन आपको हर एक चीज की रट लेनी है। डिफाइन क्या, जो भी आप टीजीटी पीजीटी लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें जो जो चैप्टर है और उन चैप्टर के अकॉर्डिंग जो जो फॉर्मुले बनने हैं आपके सारे फॉर्मुले पढ़ने, और फॉर्मुले पढ़ने के साथ साथ उनकी ना जो मैंने कहा रिप्रेजेंट करने वाली चीज हो गई कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एपी है तो एपी के कौन कौन से फॉर्मुले हो सकते हैं और किस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स है। वो आपसे पूछते टर्म्स क्या होती हैं, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, तो इसके अलग अलग मतलब आपको पता हो वो आपसे फॉर्मुले पूछ सकता है। आप पीजीटी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, उसने कह दिया अच्छा सेक्टर के बारे में बताइए, उसने आपसे पूछ लिया कि बताइए मैट्रिक्स क्या होती है, वेक्टर कितने होते हैं, वेक्टर के काइंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, एक एक आप ये ना सोचें कि आपने अगर क्लास में सॉल्यूशन आपको आता है, पूरी किताब एनसीईआरटी आपको सॉल्यूशन करने आती है तो आप 100% जानकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन तो करने आता है आपको, मगर उसमें सॉल्यूशन के साथ साथ डिफाइन पूछ लेंगे वो आपसे, और जब डिफाइन पूछेंगे तो सॉल्यूशन वाले बंदे को ना, जो सवाल के बारे में जानते हैं सॉल्यूशन करना, उन्हें सवाल की रियल में डिफाइन नहीं पता होती है किसी को भी। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं वो पहले चैप्टर को क्लियर नहीं कराते, डिफाइन क्लियर नहीं कराते, केवल एक्सरसाइज पर पहुंच जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले उन चीजों को क्लियर कराना होगा, इसलिए आपको अपना मटेरियल कंप्लीट कर लें। अभी मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं, वो कहते हैं आपसे ट्राइंगल के बारे में सुना है, आप बता देंगे ट्राइंगल सुना है, उन्होंने कहा डिफाइन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल की डिफाइन भी बता देंगे इजीली, क्योंकि ट्राइंगल सबने देखा है, बता सकते हैं ट्राइंगल के बारे में। मगर वो आपसे पूछे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो आप जब पढ़ के नहीं गए होंगे ना तो आपको 3 या 4 तरीके के ध्यान आएंगे। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोस्केलेस हो गया, स्केलन हो गया। बोले ठीक है, और भी ट्राइंगल होते हैं क्या सर? और ट्राइंगल तो 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। अच्छा, इन्हीं 3 ट्राइंगल का और कोई नेम भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बोले इन 3 का और कोई नेम, तो 1-2 बच्चे सोच पाएंगे केवल। बोले हाँ पढ़े तो है हमने, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पढ़े हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पढ़ा है। ये सारी चीजें कब रटी हुई होंगी आपको? तब रटी हुई होंगी जब आपने चीजों को सही से क्लियर करा होगा। तो ये बहुत जरूरी है आपको क्लियर करना, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। पढ़ाना किस तरीके से है, एक ही चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा याद कर लेना है। आपसे अभी एंगल पूछ ले, एंगल क्या होता है डिफाइन बता देंगे आप, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, अब उन टाइप्स में उन्होंने एक वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री दे दी, बताइए किस तरीके का एंगल है। जब आपने चीजों को सही से डिफाइन करके क्लियर कर रखा होगा तभी तो बता पाएंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है आपका। फॉर्मूला आपको तभी तो पता होगा कि कौन से सवाल में फॉर्मूला लगेगा, जब आपको सवाल की हिंट पता होगी ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया है। आप मुझे ना कोई भी टॉपिक देकर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, मैं उसी टॉपिक पे आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा देंगे। तो मैं 3 एग्जाम्पल लेकर समझाए, और 3 एग्जाम्पल में एक खास बात आपको मैंने ये बता दी कि जिस खास बात की वजह से आप मान लीजिए 100 बच्चे इंटरव्यू देने गए और 100 में से 2 या 3 जो बताएंगे ना वही सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी हमारे सामने ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, उन्हीं के लिए नहीं होती इस चीज के बारे में। आगे की बात अगली क्वेश्चन में आपको यहीं से जोड़ दे रहा हूँ। देखिए कभी कभी ना जब बड़े लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं टीजीटी पीजीटी लेवल पर, और आपसे कहने लगे कि बताइए क्लास अटेंशन नहीं ले रही, कभी भी बच्चे सुनना नहीं पसंद कर रहे,
आप ऐसा कुछ बताइए कि क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा आपको सुनना चाहे, उसकी मजबूरी हो जाए आपको सुनना। और जब मजबूरी कोई चीज हो जाएगी तब क्या होगा, आप जो है धीरे धीरे क्लियर करने लगेंगे। मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल से समझाऊं पहले, फिर मैं इसी सवाल पर लौट आऊंगा। आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो जितने भी कोचिंग सेंटर ऑनलाइन चल रहे होते हैं तो वो आपसे फीस पहले सबमिट करा लेते हैं और आप उनके साथ पढ़ते रहते हैं, नौकरी में सिलेक्ट हो जाती है। बट कुछ कोचिंग सेंटर आपके आसपास होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, वो आपसे फीस कभी सबमिट नहीं कराते, आप उन टीचरों को कभी वैल्यू नहीं देते। ये बात मेरी सही है गलत है? कभी आप उन टीचरों को इतनी वैल्यू नहीं देते जितना आपसे वो जो फीस बहुत मोटी मोटी फीस ले लेते हैं, आप उन्हें बहुत वैल्यू देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए मैं बताऊँ आपको। देखो क्या रीजन है, उसका रीजन ये होता है कि जब हम फीस पे कर देते हैं तो उनसे बंध जाते हैं, उन्हें हम महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक सुनते रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी बात हमारे लिए क्लियर होने लगती है। और जब क्लियर होने लगती है, धीरे धीरे बेस क्लियर होने लगता है और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में आपको भी मजबूरी लगेगी, 2 दिन 4 दिन, अरे यार फीस गलत हमने फंसा दी, हमें तो इनका समझ में नहीं आ रहा। और जो हमारे पड़ोस में पढ़ा रहे होते हैं उनकी फीस जो होती है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी फीस रही होगी उनकी, वो क्या करते हैं, आप सोचते हैं अरे यार समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, ऐसे कोई फीस कौन सी गई है, 2 दिन 3 दिन गए, छोड़ो ना। चाहे वो ऐसा हो सकता था कि आपका बेस क्लियर नहीं था, इस वजह से आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे हम उनके यहाँ बैठने लगते, पढ़ने लगते, तो हमारा बेस क्लियर हो जाता। तो ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा एक क्लास है, वो आपको ना, मैंने कल भी कहा था कि आपको क्वेश्चन बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बोले इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 40 स्टूडेंट में से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं, 10% स्टूडेंट जो सुनना पसंद कर रहे हैं, 36, मैंने कहा 90% बच्चे आपको सुन ही ना रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप ऐसी कंडीशन में आप अपने दिमाग से सोचिए क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद आप कमेंट में बताना कि क्या आपको सही लगा या गलत लगा। अब मैंने कहा 40 स्टूडेंट्स हैं, अब वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं आप ऐसी कंडीशन में, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे ना, तो बच्चे से कहेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाते पढ़ाते ना मैं उन चीज़ों में आपसे ही पूछना पसंद करूंगा, आप ही लोग मुझे बताएंगे। अब आप ही लोग जब मुझे बताएंगे, जब आपने कोई लेक्चर स्टार्ट करा ना, तो बीच में से ना कभी किसी बच्चे को एकदम खड़ा करा, और खड़ा करने के बाद आपने उससे पूछना स्टार्ट कर दिया कि बेटा अभी मैंने आपको ये बताया था, आप समझ पाए मेरी बात को? नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। आप डांटे नहीं उसे, आपने बच्चे के मन में पॉजिटिवनेस भी फैलाएंगे साथ में कि अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। मैंने तो केवल इसलिए देखना चाहा कि शायद आप मेरी बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए, क्लियर नहीं होगा तो मुझे बता दो। तो बच्चे के मन में आएगा, बोले मुझे सुनना पड़ेगा और मेरी मदद करने के लिए तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को कभी भी नेम मतलब ऐसा ना करें कि आप हैंड रेज करें, अगर जिन्हें जिन्हें आता है वो हाथ खड़ा करें, तो वो बच्चा कहेगा बोले हमें तो जो है सुनना ही ना है, कोई बात ना, हम हाथ खड़ा करेंगे नहीं। ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैंने देखा है टीचर्स में ना ये रोल बहुत हो गया है कि जिन्हें आता है वो हाथ खड़ा करें, तो इसका मतलब तो बच्चा जो है, जो सुनने वाला होगा वो सुनेगा, जिसे नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा। तो आपने उन्हें फाउंडेशन में कब डाला? आपको मालूम है, अगले दिन को के लिए भी बच्चों को तैयार रखें, बोले कि आज जो मैंने पढ़ाया वो कल को पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। तो बच्चा मजबूर हो जाएगा, बोले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, टीचर के अकॉर्डिंग चलेगी। तो चीजें रटनी नहीं है, मेरे पीछे के चारों लेक्चर लेकर देख लें और आज का लेक्चर भी लेकर देख लें, चीजें रटाई नहीं है, मैंने चीजें समझाई आपको। तो चीजें अगर रटेंगे आप, तो मालूम है एग्जामिनर के सामने जब बैठेंगे जाके आप और गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो गुड मॉर्निंग बोलते ही वो पहचान जाएंगे कि इसकी गुड मॉर्निंग कितनी रटी हुई है, उसका आईक्यू क्या चल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाउ विल यू कंट्रीब्यूट इन केवीएस, केवीएस में आप किस प्रकार कंट्रीब्यूट करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको ढूंढ कर लेकर आना है, क्योंकि मैंने बच्चों के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीजें मैंने अभी बताई। देखो एक एक चीज में ना आपको कंफ्यूज करेगा। वो कैसे कंफ्यूज करेगा? मैंने कहा कि आप 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपीज की कोई चीज थी, आप कोई आइटम लेने गए, मैंने कहा मान लीजिए एक बैट मिल रहा था आपको 100 रुपीज का, आपसे कह दिया 100 रुपए का एक बैट है, बैट लेकर आइए, परचेज करने लगी। आप मान लीजिए पहले गए तो कोई दुकान पर मालिक नहीं था, नौकर बैठा हुआ था, और नौकर ने कहा बोले कि ऐसा है मैं आपको इस पे ना 20% डिस्काउंट दे दूंगा। बोले ठीक है भाई 20% डिस्काउंट दे दो, कोई बात नहीं। इतनी देर में मालिक आ गया, मालिक ने आने के बाद बोला कि 10% का डिस्काउंट और दे दो, तो यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया उसने। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ के मन में ये चलने लगती है, बोले 20% वो दे रहा था, 10% और दे दिया, तो इसका मतलब टोटल 30% डिस्काउंट मिल गया, तो 100 रुपए वाली चीज अब हमें कितने की मिल जाएगी? 70 रुपए की मिल जाएगी। वो उलझाएंगे आपको, बोले सिंपल सी बात है 70 रुपए की मिल जानी चाहिए। तो फिर आप उन्हें समझाएंगे, बोले नहीं यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब आपको जैसे कि 100 रुपए वाली चीज पर पहले 20% का जो डिस्काउंट दिया गया था, तो यानी 80 रुपए की मिल रही थी। 100 वाली कोई मटेरियल था, 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो वो 80 रुपए की मिल रही थी। अब इस 80 रुपए पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है सर, ना कि इस पर दिया गया है।
तो वो कहेगा, बोले अच्छा, बोले जब 80 रुपए पर सर 10% का डिस्काउंट और दे देंगे आप, तो ये चीज 8 रुपए और कम होकर 72 रुपए की रह जाएगी। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं, आप पहले 70 बोल रहे थे, ये 72 रुपए की रह गई, तो 2 रुपए के लॉस में चले जाते वरना आप। तो वो कहेगा इसका मतलब ये चीजों को अच्छे से समझा सकता है, तभी आपको सिलेक्ट कर लेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि देखिए जो क्लासेस बड़ी आती हैं, टीजीटी पीजीटी क्लासेस जो होती हैं, उसमें करिकुलम एक्टिविटी होती है। आपसे पूछा जाएगा करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है, तो करिकुलर एक्टिविटी के बारे में पढ़ लें आप जाकर। और अगर आपको करिकुलर एक्टिविटी के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप जो है कमेंट कर दें, मैं कल आपको करिकुलर एक्टिविटी जितनी केवीएस के रिगार्डिंग, सीबीएसई जो कितनी भी किसी की भी रिगार्डिंग जो करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है, मैं आपको सारी समझा दूंगा किस प्रकार है। तो जजमेंट किसका होना है? जजमेंट होना है यहाँ पे टीचर की पर्सनालिटी का। एक एक चीज को जोड़ के मैंने आपको बता दिया। कई सारे एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार दे दिए कि आप किस प्रकार तैयार करेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन तो मैं हर एक लेक्चर में समझाए मैंने, पीछे 4 में। मैं फिर मैं ही बोल रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि आप टीचर की जॉब क्यों करना चाहते हैं। जरूर पूछा जाना है, 100 में से 95 बच्चों से ये पूछा जाएगा, एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी है। दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। एक पॉइंट और मैं जोड़ जा रहा हूँ आज अपने ही लेक्चर में। बहुत पूछता है इस तरीके से भी, बोले मुझे तो टीचर की जॉब बड़ी बोरिंग लगती है। आप इस बोरिंग जॉब में क्यों आने चाहते हैं? सबसे बुरी लाइफ है टीचर की जॉब की, वही कपड़े पहने रोज, अपने कपड़ों में जो है आप सुधार नहीं कर सकते। कहीं बाजार में बैठ के जाके, मैंने कहा बाजार में सही तरीके से खा नहीं सकते, आपको डर लगा रहेगा कि बच्चा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इस तरीके कैसे कर सकते हो? आप कुछ खा रहे थे, अचानक देखा कि जो है पेरेंट्स आ गए। मैं ही देखता हूँ, मेरी अपनी लाइफ में मैंने आजमाया है कि कभी कभी ऐसा होता है, हमारा भी मन होता है कोई जो है सड़क पे खड़े होकर कोई चीज खाने का, और अचानक देखा तो कोई बच्चा आ जाता है, बोले सर नमस्ते, या जो है कोई पेरेंट्स आ जाता है तो मुस्कुराने लगते हैं, बोले सर मिले थे। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। तो ऐसा आप इस कंडीशन में क्या जवाब देंगे? देखिए नेगेटिव पॉइंट गिराएंगे वो आपको, आपसे पॉजिटिव पूछना चाहेगा, तब आप क्या बताएंगे? आपसे क्या कहना चाहेंगे आप कहेंगे कि टीचर की जो बोरिंग होती है, आपने कहा टीचर की जो जॉब जो होती है वो एवरीडे चैलेंज वाली होती है, हर एक दिन चैलेंज है। और इस चैलेंज के साथ में कोई भी संसार में ऐसी जॉब नहीं बनी है जिसे प्रत्येक दिन चैलेंज करना हो, प्रत्येक दिन बच्चे के सामने नया अप टू डेट होना हो। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में अप टू डेट रहें। हम अपनी लाइफ में जो चीज सीखी है, हम उस चीज को सीखने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अप टू डेट रहेंगे, या हम हर चीज जो है चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो अपने आप को हम ऊपर ले जा सकते हैं, निखार सकते हैं। तभी तो हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं, वरना हम किस प्रकार कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक टीचर है, बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर आया है, और आप जो है उसे ऐसे स्कूल में भेज देते हैं, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसे कहा जाता है कि भाई सब्जी लेकर आनी है, राशन लेकर आना है, और सिलेंडर लेकर आना है, दूध है, सोमवार को ये खाना है, मंगल को ये खाना है। तो टीचर की तो मेमोरी वहीं तक बंद गई। अब टीचर को अपडेट करना पड़ेगा। टीचर को अपडेट करने के लिए देखा होगा सरकार तरह तरह की पॉलिसियां चला रही है। डाइट वगैरह पे देखें आप, जो बीआरसी वगैरह होती हैं उन पर तरह तरह की ट्रेनिंग देती है टीचर्स को, नई चीजें अपडेट कराने के लिए, सिखाने के लिए। तो यही चीजें हमें इस तरीके से अप टू डेट रहना। तो ये टीचर के लिए चैलेंज वाली जॉब होगी नहीं होगी। तो आप जब इस तरीके से समझा रहे होगे तो आप समझ, टीचर एग्जामिनर जो होगा वो आपको समझेगा कि इसके अंदर मेमोरी है कि किसी भी गलत पॉइंट को जो है पॉजिटिव पॉइंट की तरफ को ले जाने की। वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता चली होंगी, एज ए टीचर होके कहीं ना कहीं आप गलती कर दिया करते थे। चाहे मैंने आपसे कहा 40 स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, चाहे मैंने आपको ये फ्रैक्शन वाला आपको एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहें। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।